पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, लेकिन किसे पता था कि प्रलय आने के बाद टैटू ही शक्तियां जागृत करने का जरिया बन जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट में बदल गई और मुझे हर जगह छिपाकर बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं एक भी शक्ति जागृत नहीं कर पाया। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि वह अकेले ही भयानक दानवों से लड़ रही है। आखिरकार मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे टैटू शॉप पहुंच गया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ा रहूंगा। मेरी छाती पर पांगू द्वारा आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाइयी और दाएं पैर पर महान वानर राजा कैतियान द शेंग। 8 मास्टरों के हाथ से टैटू मशीनें गिर पड़ी और वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पांगू का टैटू ही पहले से फॉरबिडन डेस्टिनी माना जाता है और तू ऊपर से 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहता है। वह कोई साधारण मिथिकल टोटम नहीं, बल्कि करोड़ों जीवों का विनाश करने वाला फॉरबिडन टैटू है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अगर 1 मिलियन कम है तो मैं 10 मिलियन दूंगा। मुझे चाहिए कि आप खुद सुई चलाएं और बाकी लोग आपकी मदद करें। 7 दिनों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े टैटू को 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन किलर और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब कुछ मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुका टैटू मशीन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूँ। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके की गहरी पहाड़ियों में ब्लैकस्टोन नाम के एक परित्यक्त भूमिगत बेस में, यह जगह ऊपर से देखने पर शीत युद्ध के समय का एक पुराना एयर रेड शेल्टर लगती थी। बाद में इसे एक हेवी सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल और वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद है। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, बल्कि इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी फायर पावर सिस्टम को बहाल करने आया था। इन 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एनर्जी वेल तथा वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिए। मैं, जो पूरे जियांगजो में सबसे बड़ा फिजूल खर्च अमीर माना जाता था, सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और आदेश दिया, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मुझे यहाँ ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस चाहिए जिसमें एक मक्खी भी घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय वॉल, करोड़ों टन दबाव झेलने वाला ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और नीचे सील की गई एनर्जी अलॉय फैसिलिटीज, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। मैंने 100 मिलियन नकद निकाल दिए। 10 दिनों के भीतर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। 24 घंटे लगातार काम चलेगा। मेरे एक के बाद एक आदेशों के साथ पूरा जियांगजो हिल उठा। इसी दौरान टैटू शॉप में मास्टर खुद मेरे शरीर पर सुई चला रहा था, जबकि उसके 3 शिष्य रंग भरने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों वाले टैटू में पहली काली ड्रैगन की आकृति पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी नहीं बनाई गई थीं, लेकिन फिर भी उससे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। मेरे दोस्त शू शियाओ दाओ बगल में बैठा था। उसकी बाईं बांह पर बना नज़ा का टैटू लगभग पूरा हो चुका था और बेहद भयानक दिखाई दे रहा था, जबकि जियांग शिंगई बगल के निजी कमरे में था, जहां एक महिला टैटू आर्टिस्ट उसके 9 स्वर्गीय देवी वाले टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थी। मेरा फोन लगातार मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर वकीलों, एजेंटों, कंस्ट्रक्शन टीम और मटेरियल सप्लायर्स के संदेश लगातार आ रहे थे। एक तरफ मैं सुई की पीड़ा सह रहा था और दूसरी तरफ अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों के बीच उस परित्यक्त जेल को खरीदने में लगा हुआ था। तभी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और शहर की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे लाइव रूम में प्रवेश किया। वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा कट्टर दुश्मन जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा शू रुई था। लाइव स्ट्रीम में शू रुई शहर के बीचों बीच बनी अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। वह हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमा रहा था और हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। किनली को आखिर क्या हो गया है? क्या उसे कोई बड़ा झटका लग गया है? वह जाकर पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा रहा है। सच कहूं तो यह देखकर हंसी नहीं रुक रही। कैमरा हिलने के दौरान झाओ यूचिंग की कमर के पास एक नया लाल फूल जैसा टैटू दिखाई दिया, जो खून की तरह चमकीला और रहस्यमयी लग रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। ब्लड फ्लावर टैटू। पिछले जन्म में झाओ यूचिंग के पास यह टैटू नहीं था। लगता है इस बार शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शू रुई उत्साह से कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, कौन समझेगा मेरी बात? किनली ने न सिर्फ उस पहाड़ी इलाके के टूटे फूटे बंकर पर पैसा बर्बाद किया, बल्कि सुना है कि उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल खरीदकर जमा कर लिया है। लगता है वह सच में उस बंकर में पूरी जिंदगी बिताने वाला है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां फट पड़ी। धत तेरे की, गरीबी ने मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया। क्या सारे अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी एडवांस्ड होती है? जियांग शिनई
शिनाई तो हमारी देवी है, वह भी उसके साथ बंकर में रहने चली गई। पुष्टि हो गई, यह आदमी पूरी तरह मानसिक रूप से असामान्य है, इसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। इंटरनेट पर फैलते मजाक और दानों को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई लिए वह हरामखोर शू रुई, लेकिन मैं सुई के मेरी त्वचा में चुभने की पीड़ा महसूस करते हुए स्क्रीन पर शू रुई का घमंडी चेहरा देखता रहा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। अभी जितना ऊंचा कूद रहा है, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। शियाओदाओ, सप्लाई ट्रकों पर नजर बनाए रखो, हमारे प्रलयकालीन किले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत कमरे से बाहर नहीं निकला। मास्टर गुइफू और उसके 3 शिष्य बारी बारी से काम करते रहे। दिन में लाइनें बनती, रात में रंग भरे जाते और देर रात टैटू की मरम्मत और सुधार होता। मेरी त्वचा को बचाने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए थे। हर बार जब कोई हिस्सा पूरा होता, उसे तुरंत रिकवरी जेल से सील कर दिया जाता, नहीं तो इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा बहुत पहले ही जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार रुक गई। शू शियाओदाओ के हाथ पर बने नजहा और एयरलांग शेन के टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। जियांग शिनई का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टैटू भी कल पूरा हो गया था और अब मेरे शरीर पर 4 महान फॉरबिडन टोटम आखिरकार पूर्ण हो चुके थे। छाती पर पांगू द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाई और दाएं पैर पर महान वानर राजा। मास्टर गुइफू ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखकर लंबी सांस छोड़ी। पूरा हो गया। जिंदगी भर टैटू बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, डोंगहुआंग दाई और महान वानर राजा, सिर्फ इस एक सेट के दम पर पूरे जियांगजोउ के टैटू जगत में कोई भी मेरे गुइफू से ऊपर होने का दावा नहीं कर सका। मैं कुर्सी से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। 4 फॉरबिडन टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और धारदार लग रही थी। खासकर पीठ पर बना 9 ड्रैगनों वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर लिपटे हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी चमकदार शल्कें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। 9 पूंछें पीठ के बीचों बीच मिल रही थीं और एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। उस ताबूत पर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थीं। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन उसे देखते ही दिल पर एक अजीब दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा और अनायास ही निगल गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे लगता कि यह रात को खुद ही जीवित हो जाएगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने सारे टैटू ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जब लाल चांद उतरेगा तभी ये सच में जागेंगे। शियाओदाओ चौंक गया। लाल चांद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन निकालकर समय देखा। लाल चांद के आने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगजोउ शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा केंद्र और इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू किए जा चुके थे। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। डीजल, भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स और जितनी भी सर्वाइवल सप्लाईज खरीदी जा सकती थी, मैंने सब खरीद ली। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद के आने से 1 दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंच गई। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, ताजा मांस, दवाइयाँ, डीजल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स पहाड़ों की तरह जमा थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू शियाओदाओ दरवाजे पर खड़ा होकर आंखें फाड़े देख रहा था। भाई लिए, क्या आप यहाँ अगले जन्म तक रहने वाले हैं? जियांग शिनई भी चुपचाप सब देख रही थी। वह पहले से जानती थी कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह विशाल भूमिगत गोदाम देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। किन लिए? आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल एक चमक हुई। 3 मंजिला ऊंचाई तक जमा हजारों टन सामान अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले तक भरा हुआ गोदाम अब पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ भारी सामान के दबाव से बने निशान और हवा में बची डीजल तथा अनाज की गंध रह गई थी। शू शियाओदाओ वहीं जम गया। पहले उसने पलकें झकाईं, फिर आंखें मल लीं और आखिर में दौड़कर गोदाम के बीच पहुंच गया। खाली जमीन के चारों ओर 3 चक्कर लगाने के बाद वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तक बदल गई थी। धत तेरे की, सामान कहाँ गया? इतना बड़ा गोदाम भरा हुआ था। मैंने बस एक बार आंख बंद करके खोली और हजारों टन सामान गायब हो गया। यह कोई जादू है क्या? जियांग शिनई की प्रतिक्रिया शियाओदाओ जितनी नाटकीय नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी साफ झटका दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाई लिए, आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांद के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही थी। मैंने धीरे से कहा, ये एक पॉकेट स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अभी पूरी तरह नहीं बताई। भरोसे की कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बताना उनके मानसिक दबाव को बढ़ा देता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयां एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपने इतना सारा सामान गोदाम में रखने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। भाई लिए, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल रात जब लाल चांद आसमान में उतरेगा तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कल रात ठीक 12 बजे आसमान का चांद खून की तरह लाल हो जाएगा।
उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह म्यूटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित लोगों को निगल जाएंगे। शहर कुछ ही घंटों में अपना सारा ऑर्डर खो देंगे और मानव सभ्यता एक ही रात में ढह जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसकी पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। जियांग शिनाई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सबूत। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वह उन्हीं सबूतों में से एक है, और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू हैं। जियांग शिनाई ने अनायास अपने शरीर पर बने टैटू की तरफ देखा। मैं आगे बोला, लाल चांद की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे साधारण टैटू नहीं रहेंगे, बल्कि असली टोटम एवेटार बन जाएंगे। सामान्य टैटू सिर्फ सबसे साधारण फिजिकल एनहांसमेंट देंगे। भयानक पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देंगे, जबकि मिथिकल टोटम असली एवेटार जागृत करेंगे। जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण टोटम होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी और जागृत होने के बाद उसकी ताकत उतनी ही भयानक होगी। शू शियाओदाओ अचानक समझ गया। तो आपने मुझे नजहा और एयरलांग शेन के टैटू इसलिए बनवाए ताकि मैं जीवित रह सकूं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे नजहा और एयरलांग शेन दोनों टॉप लेवल मिथिकल टोटम है। अगर तुम लाल चांद की अवेकनिंग को सहन कर गए तो अधिकांश अवेकनर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। फिर मैंने जियांग शिनाई की तरफ देखा। शिनाई, तुम्हारा 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड जैसी कई हाई लेवल एबिलिटीज देता है। भविष्य में मेंटल करोजन, पॉइजन, पोल्यूशन और स्पिरिचुअल इरोजन जैसी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उस समय तुम्हारा टोटम बेहद महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनाई ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे से अविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह तनाव ले रहा था। तो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ब्लैकस्टोन बेस खरीदा, इतने सारे रिसोर्सेज जमा किए और हमें टैटू बनवाए। ये सब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। तभी शू शियाओदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। रुको भाई, लिए तो मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिणी इलाके में अपनी रिपेयर शॉप पर हैं। मैंने तुरंत कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। शू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। क्या कहा? मैंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। उस पर सिक्योरिटी कॉन्वॉय का रियल टाइम वीडियो चल रहा था। एक काली आर्मर्ड बिजनेस व्हीकल पुराने दक्षिणी इलाके की सड़क पर खड़ी थी। दरवाजा खुला और 2 ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए सुरक्षाकर्मी एक मध्यम आयु के दंपति को अंदर बैठा रहे थे। आदमी की लंबाई साधारण थी, उसकी त्वचा धूप में जली हुई थी और उसके हाथों पर वर्षों तक गाड़ियों की मरम्मत करने के कारण तेल और ग्रीस के निशान जमे हुए थे। उन्हें देखते ही शू शियाओदाओ की आंखें लाल हो गईं। मैंने धीरे से कहा, मैंने ब्लैकस्टोन बेस के मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक स्टाफ की जरूरत का बहाना बनाकर पहले ही अंकल और आंटी से संपर्क कर लिया था। उन्हें प्रलय के बारे में कुछ नहीं पता। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए ऊंची सैलरी पर काम पर रख रहा हूँ। कन्वॉय 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। शू शियाओदाओ के होंठ कांपे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पिछले जन्म में लाल चांद के आने के बाद वह अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के दक्षिणी इलाके में अपने माता पिता को बचाने गया था, लेकिन तब तक पूरा इलाका म्यूटेटेड रैट्स के झुंड से भर चुका था। उसे सिर्फ अपने पिता की टूटी हुई रिंच और अपनी माँ का पुराना एप्रन मिला था, जिसे वह कभी फेंकना नहीं चाहती थी। उसके बाद शू शियाओदाओ एक पागल आदमी की तरह हर दिन लड़ता और मारता रहा, जब तक कि आखिरकार वह एक बीस नेस्ट में मारा नहीं गया। लेकिन इस जन्म में मैं उसे दोबारा वह दर्द नहीं झेलने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, इस बार अंकल और आंटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शू शियाओदाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। भाई लिए धन्यवाद। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जियांग शिनाई ये सब चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मेरे पिता का क्या? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जियांग अंकल अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता जियांग चेंगयुआन ड्रैगन नेशन के शीर्ष एनर्जी रिसर्च एकेडमिशियन हैं। आधा महीना पहले ही उन्हें सेना द्वारा राजधानी के अंडरग्राउंड बेस में ले जाया गया था, जहां वे हाईएस्ट लेवल एनर्जी कोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह जगह इस समय पूरे ड्रैगन नेशन की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यह सुनकर जियांग शिनाई ने राहत की सांस ली। फिर मैंने थोड़ी देर रुकर कहा, जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, मेरी आवाज धीमी पड़ गई। जियांग शिनाई की माँ का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। यह हमेशा उसके दिल का सबसे गहरा घाव रहा था। जियांग शिनाई ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। मैं समझ गई। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, अब से ब्लैकस्टोन बेस पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी इस बेस से बाहर नहीं जाएगा। शू शियाओदाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। जियांग शिनाई ने भी अनजाने में अपनी पीठ पर बने 9 हेवंस मिस्टिक मेडन के टैटू को छुआ। मैंने सिर उठाकर बेस के बाहर फैली रात की ओर देखा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब सिर्फ सही समय का इंतजार था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड लिविंग एरिया में शू शियाओदाओ के माता पिता को सबसे सुरक्षित लिविंग कैबिन में रखा गया था। शू जियानगुओ अपनी जवानी में सैनिक रह चुके थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन बेस की सुरक्षा व्यवस्था देकर उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ असामान्य है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस शू शियाओदाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रेसिडेंट चिन के साथ रहो और मेहनत से काम करो। दूसरी ओर ली गुइलान सुबह से ही किचन में व्यस्त थी। उन्होंने हम सबके लिए गर्मा गर्म डम्पलिंग्स का एक बड़ा बर्तन तैयार किया। शू शियाओदाओ खाते खाते आंखें लाल कर बैठा, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रलय आने से पहले घर का ऐसा गर्म खाना खा पाना बहुत से लोगों के लिए आखिरी सपना साबित होने वाला था। पिछली रात ही मैं सारी बची हुई सप्लाईज को पॉकेट स्पेस में रख चुका था। ब्लैकस्टोन
ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी हैवी कार्बन अलॉय गेट भी तड़के पूरी तरह सील कर दिया गया था। पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस रोशनी से जगमगा रहा था। वर्षों से बंद पड़ा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अपूरी क्षमता से चल रहा था। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री व्यू दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ हाथ में डंपलिंग्स का कटोरा लेकर मॉनिटर देख रहा था, जबकि जियांग शिनई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बाहरी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन का टैटू पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी ठंडी और शांत आभा में अब एक तेज धार जैसी शक्ति जुड़ गई थी। उसी समय मेरे फोन पर ट्रेंडिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया। शू रुई ने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। स्क्रीन पर वह अब भी शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान विला में एक भव्य पार्टी कर रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स, शैंपेन टावर, संगीत, सुंदर लड़कियां और अमीर घरानों के युवक युवतियां पूरे माहौल को अत्यंत शानदार बना रहे थे। मैंने समय देखा। लाल चांद के आने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शू रुई ने झाओ यूचिंग को अपनी बाहों में लेकर कैमरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, दोस्तों देखा आपने, वह पागल के लिए अब तक शायद किसी पहाड़ी बंकर में छिप चुका होगा। उसने अपनी संपत्ति बेच दी, टनों मांस और चावल खरीद लिए और जियांग शिनई को भी टैटू बनवाने ले गया। क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है? झाओ यूचिंग उसके सीने से लगकर हंस पड़ी। यंग मास्टर चू, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कल किनली अपनी बेइज्जती कैसे संभालेगा। शू रुई ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हिलाया और भी जोर से हंस पड़ा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं खुद लोगों को लेकर उस पहाड़ी बंकर में जाऊंगा, उसका पूरा बंकर तोड़ दूंगा और फिर उसे अपने हाथों से मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग हंस रहे थे। पूरा चैट रूम मजाक और तानों से भरा हुआ था, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 23:50। लाल चांद के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। बाहर की दुनिया अब भी जश्न मना रही थी, जबकि हमारे बेस के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। 10:09:08। मैंने धीरे से हाथ में पकड़ा कांटा और चम्मच नीचे रख दिया। 3-2-1। जैसे ही काउंटडाउन समाप्त हुआ, पूरी पृथ्वी के भीतर से आती हुई एक प्राचीन और भयावह गूंज सुनाई दी। वो पूरा ग्रह जोर से कांप उठा। लाइव स्ट्रीम में अभी तक हंस रहा शू रुई अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसकी विला की विशाल खिड़की के बाहर दिखाई देने वाला चमकता हुआ चांद एक पल में रक्त जैसा लाल हो चुका था। वह किसी विशाल खून से भरी आंख की तरह आसमान में लटक गया था, मानो पूरी मानवता को घूर रहा हो। इसके तुरंत बाद धरती के नीचे से घना काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरे जियांगजो शहर को ढक लिया। थत तेरे की, यह क्या है? चांद सच में लाल हो गया। लाइव स्ट्रीम में शू रुई की चीख गूंज उठी। उसके हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर जाओ यूचिंग की गोद में बैठा प्योर ब्रेड पूडल अचानक एक भयानक गर्जना करने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके शरीर पर काले बाल उग आए, आंखें लाल हो गईं और मुंह में रेजर जैसी नुकीली दांत निकल आए। अगले ही पल वह म्यूटेटेड पूडल झाओ यूचिंग पर झपटा। उसके पंजों ने झाओ यूचिंग के कंधे को चीर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कैमरा बुरी तरह हिलने लगा। चीखें पूरे लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। यंग मास्टर शू, मुझे बचाइए! झाओ यूचिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने मदद के लिए शू रुई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शू रुई पहले ही भय से कांप रहा था। दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वह घबरा कर पीछे हटा और यहाँ तक कि उसने झाओ यूचिंग का हाथ भी लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह सीढ़ियों की ओर भाग गया। झाओ यूचिंग जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े खून से लाल हो रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ शू रुई की भागती हुई पीठ दिखाई दी। म्यूटेटेड पूडल फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी रक्तिम आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पागलों की तरह चल रही थीं। कोई उसे बचाओ। शू रुई खुद भाग गया। अभी तक तो प्यार की बातें कर रहा था, सब खत्म हो गया। झाओ यूचिंग की आंखों में बची हुई उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह गहरा क्रोध और नफरत भर गई। उसी क्षण उसकी कमर पर बना ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू चमक उठा। लाल प्रकाश की लहरें उसके शरीर से निकलने लगी। एक एक करके लाल फूलों की पंखुड़ियां हवा में प्रकट होने लगी। उसके पीछे रक्त रंग के फूलों का विशाल समुद्र उभर आया। पूरा दृश्य सुंदर भी था और भयावह भी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए? सीढ़ियों तक पहुंच चुका शू रुई ये सुनकर रुक गया। वह पलटा और अगले ही क्षण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। झाओ यूचिंग के नीचे असंख्य स्पाइडर लिलीज खिल चुकी थीं। वे जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं। फूलों की बेलें आगे बढ़ीं और म्यूटेटेड पूडल के पैरों को जकड़ लिया। अभी कुछ क्षण पहले तक उग्र दिखने वाला वह राक्षसी कुत्ता अब किसी दूह स्वप्न में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। झाओ यूचिंग दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल फूलों से ढक चुका था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। पूरी लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। धत तेरे की, वह जाग गई। उसके शरीर पर फूल खिल रहे हैं। ये कैसी शक्ति है? बहुत डरावना है। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। मैंने अपने फोन की काली स्क्रीन को देखा और होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। येलो स्प्रिंग्स, स्पाइडर लिली, फूल खिलते हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं छोड़ते। झाओ यूचिंग ने इस जन्म में अपने लिए सचमुच एक उपयुक्त भाग्य चुना है। तभी शू शियाओदाओ की कांपती आवाज सुनाई दी, भाई लिए बाहर सब कुछ बिखर गया है। वह मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे शहर के दृश्य को देख रहा था। मैंने तुरंत कहा, बाहर मत देखो, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि इसी समय लाल चांद की ऊर्जा बेस की मोटी चट्टानों को भेद कर हमारे शरीरों तक पहुंच चुकी थी। शू शियाओदाओ और जियांग शिनई दोनों दर्द से कराह उठे। लाल चांद की ऊर्जा उबलते हुए लावे की तरह उनके शरीरों में प्रवेश कर रही थी। शू शियाओदाओ की बाईं बांह पर बना नजहा का टैटू भयंकर अग्नि में बदल गया। दाईं बांह पर बने एरलांग शेन की तीसरी आंख चमक उठी और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जियांग शिनई की पीठ पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम प्रकाश में बदल गया। दैवीय आभा ने उसे हवा में उठा लिया। उसका शांत स्वभाव अपवित्र और अजेय प्रतीत हो रहा था। वे दोनों जाग चुके थे। उन्होंने अवेकनिंग प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था
वह उनसे कहीं अधिक भयानक था। मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली लाल चांद की ऊर्जा उनकी तुलना में 10 गुना अधिक थी। अचानक पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठी। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन टोटम पूरी तरह जाग चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगनों की परछाइयां मेरी पीठ से बाहर निकल आईं। उनके शरीर पर्वतों जैसे विशाल थे। उनकी शल्कें बर्फ जैसी ठंडी चमक रही थी। उनकी रतिम आंखें एक साथ खुल गईं। उनके पीछे एक प्राचीन काला ताबूत हवा में तैर रहा था। उस ताबूत पर लिपटी हुई लाल काली जंजीरें एक एक करके तनने लगी। एक अवर्णनीय फॉरबिडन प्रेशर पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में फैल गई। शू शियाओदाओ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि जियांग शिनई के पीछे खड़ी 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवटार भी हल्की कांप उठी, मानो उसे स्वाभाविक रूप से खतरा महसूस हो रहा हो। मेरे बाएं पैर पर बना दोंग हुआंग ताई टोटेम सूर्य जैसी अग्नि से जल उठा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को भस्म कर सका हो। मेरे दाएं पैर पर महान वानर राजा की परछाई प्रकट हुई। उसके भीतर से असीम युद्ध शक्ति फूट रही थी। स्वर्ग और धरती को चुनौती देने वाली वह शक्ति हर चीज को कुचल देना चाहती थी। चारों सर्वोच्च टोटम एक साथ जाग चुके थे, लेकिन अगले ही पल मैंने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया। चारों फॉरबिडन टोटम बहुत अधिक शक्तिशाली थे। मेरी वर्तमान क्षमता इतनी नहीं थी कि मैं बिना किसी कीमत के उन सबको एक साथ पूरी तरह सक्रिय रख सकूं। पांगु शक्ति का प्रतीक था। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन दमन और विनाश का प्रतीक था। गर्रा! म्यूटेटेड बोर किंग ने एक भयानक दहाड़ लगाई और चारों पैरों से पूरी ताकत के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसका विशाल शरीर किसी हैवी टैंक की तरह जमीन को रौंदता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। भाई लिए सावधान, ये लेवल 1 पीक बीस्ट किंग है। शू शियाओदाओ अनायास मेरी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा। पीछे हटो, मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। न मैं पीछे हटा और न ही बचने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण जब बोर किंग के भाले जैसे नुकीले दांत मेरी छाती को भेदने वाले थे, मैंने हरकत की। कोई जटिल टेक्निक नहीं, कोई शानदार चाल नहीं। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। पांगु की शक्ति, मैंने मन ही मन कहा। मेरी छाती पर बना पांगु टोटेम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक धुंधली प्राचीन दैत्याकार आकृति मेरी मुट्ठी पर इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल मैंने मुक्का चलाया। धड़ाम! कई टन वजनी म्यूटेटेड बोर किंग चीखने तक का मौका नहीं पा सका। उसका विशाल शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक ही मुक्के में लेवल 1 पीक बीस्ट किंग का इंस्टेंट किल। उसी समय मेरी पीठ से 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं सुनाई दी। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन की विशाल छाया मेरे पीछे प्रकट हो गई। 9 काले ड्रैगनों ने धीरे धीरे अपनी रक्तिम आंखें खोली और उस प्राचीन काले ताबूत को खींचते हुए आकाश में मंडराने लगे। 9 ड्रैगन सप्रेशन! मेरी आवाज गूंजी। गड़गड़ा! काले ताबूत की छाया हल्के से कांपी। अगले ही पल ऐसा दबाव फैला मानो नरक की सबसे गहरी खाई से कोई शक्ति निकल आई हो। पूरा जंगल उस भयावह दबाव में डूब गया। आसपास मौजूद निम्न स्तर के म्यूटेटेड बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। जियांग शिनई मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी शांत आंखों में भी आश्चर्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं सीधे मरे हुए म्यूटेटेड बोर किंग के पास गया और उसके सिर को काट डाला। उसके मस्तिष्क के भीतर से अंगूठे के आकार का एक लाल चमकता क्रिस्टल बाहर निकला। मैंने उसे अपनी हथेली में उठा लिया। बीस्ट कोर, प्रलय के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। प्रलय की पहली कमाई मिल गई। मैंने उस क्रिस्टल कोर को अपने पॉकेट स्पेस में रख दिया। जैसे ही कोर अंदर गया, मुझे साफ महसूस हुआ कि पॉकेट स्पेस हल्का सा कांपा। उसका विस्तार बहुत कम हुआ था, लेकिन वह सचमुच थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछले जन्म में इंसानों ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि बीस्ट कोर सिर्फ अवेकनर्स की शक्ति बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्टोरेज स्पेस को भी मजबूत करने में सक्षम है। मैंने शू शियाओदाओ और जियांग शिनई की ओर देखा। इन सभी बीस्ट्स के कोर निकाल लो और मांस भी बर्बाद मत करना। इवोल्यूशन के बाद उनका मांस लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। समझ गया? शू शियाओदाओ तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन तभी दूर पहाड़ी रास्ते की दिशा से अफरा तफरी की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ! हमने मुड़कर देखा। लगभग दर्जन भर आदमी बुरी हालत में जान बचाकर हमारी दिशा में भाग रहे थे। वे गिरते पड़ते ब्लैकस्टोन बेस की तरफ दौड़ रहे थे। उनके पीछे चीते जितने बड़े कई म्यूटेटेड ब्लड ब्लेड मैंटिसेस उनका पीछा कर रहे थे। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। सबसे आगे दौड़ रहा आदमी मुझे पहचान में आ गया। लियू फैटी, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने ब्लैकस्टोन बेस के बाहरी निर्माण का काम संभाला था। पिछले जन्म में जब मैं बर्बाद हो चुका था, इसी आदमी और उसके साथियों ने मुझे और भी मुसीबत में धकेल दिया था। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करके खुद को बचाया था। बॉस चिन, यंग मास्टर चिन, हमें बचा लीजिए! लियू फैटी चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ा। जल्दी हमें अंदर आने दीजिए, हम सब जियांगजोउ के ही लोग हैं। आप हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं वहीं खड़ा रहा और ठंडी निगाहों से उसे देखता रहा। मरने के लिए नहीं छोड़ सकता? मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। पिछले जन्म में जब तुम लोगों ने मुझे धक्का देकर मौत के मुंह में भेजा था, तब क्या तुम्हें याद था कि हम सब एक ही शहर के लोग हैं? लियू फैटी स्तब्ध रह गया। वह मेरे शब्दों का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन मेरी आंखों में जो भाव था उसे वह अच्छी तरह पढ़ सकता था। वह किसी उद्धारकर्ता की नजर नहीं थी, वह ऐसी नजर थी जो मृत व्यक्ति को देखती है। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा भंकर कचरे को अंदर नहीं आने देता। इतना कहकर मैंने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल ब्लैकस्टोन बेस के बाहर लगी विशाल अलॉय वॉल अचानक सक्रिय हो गई।
करोड़ों वोल्ट की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दीवार पर दौड़ गई। सबसे आगे दौड़ रहे ब्लड ब्लेड मैंटिसेस सीधे बिजली की चपेट में आ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कई म्यूटेटेड मैंटिसेस हवा में उछल गए और जलते हुए दूर जा गिरे। लियू फैटी का चेहरा पल भर में राख की तरह सफेद पड़ गया। लियू फैटी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर चिन, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत था, लेकिन मैंने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। मैं बेगुनाहों का बेवजह कत्ल नहीं करता, लेकिन दुश्मनों को नहीं बचाता और बुरे लोगों को जरूर खत्म करता हूँ। मैं मुड़कर वापस बंकर की ओर चला गया। मेरे पीछे भारी अलॉय गेट धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजे के बाहर से आती चीखें और भगदड़ की आवाजें जल्द ही अंधेरे और म्यूटेटेड बीस्ट के बीच गायब हो गईं। लाल चांद के आने के तीसरे दिन बाहरी दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच हर तरफ टूटी हुई गाड़ियां और खंडहर बिखरे पड़े थे। आवारा बिल्लियां और कुत्ते बैलों जितने बड़े हो चुके थे और झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए इंसानों का शिकार कर रहे थे। लेकिन इसी समय ब्लैकस्टोन बंकर के अंदर मक्खन वाले हॉट पॉट की खुशबू फैली हुई थी। शू शियाओदाओ मुंह में भरा हुआ खाना चबाते हुए बोला, भाई लिए, अगर प्रलय में रोज ऐसा खाना मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जियांग शिनई ने उसे घूर कर देखा। जरा बाहर जाकर देखो, फिर बोलना। शू शियाओदाओ तुरंत चुप हो गया। मैंने ठंडी बीयर का घूंट लिया और सोफे पर टिक गया। तभी अचानक तेज अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप, चेतावनी, बाहरी सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हीट सोर्सेस पाए गए हैं। मैंने तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन चालू की। बंकर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर काले बादल की तरह लोगों की भीड़ हमारी ओर बढ़ रही थी। कम से कम 500 से 600 लोग थे। उनके हाथों में मचेटीज, स्टील पाइप्स और कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स तक थीं। सबसे आगे एक गंजा भारी शरीर वाला आदमी चल रहा था, जिसके शरीर पर एक विशाल रक्तिम अजगर का टैटू लिपटा हुआ था। चिंगलोंग गैंग का सरगना लोंग वू। पिछले जन्म में यह आदमी अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटम के बल पर शुरुआती प्रलय काल में अत्याचार करता फिरता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वह सीधे मेरे बंकर पर नजर डाल देगा। स्क्रीन पर लोंग वू अपना विशाल चाकू कंधे पर रखे चिल्ला रहा था, अंदर छिपे कायरों, मुझे पता है कि तुमने कई जन्मों जितना राशन जमा कर रखा है। अभी दरवाजा खोलो, सारा सामान और औरतें हमें सौंप दो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो आज मैं इस पूरे बंकर को उड़ा दूंगा। शू शियाओदाओ गुस्से से खड़ा हो गया। ये हरामखोर जियांग शिनई तक पर नजर डाल रहे हैं। लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। घबराओ मत, करोड़ों खर्च करके जो डिफेंस सिस्टम लगाया है उसे काम करने का मौका तो मिलना चाहिए। बाहर लोंग वू काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह गुस्से से चिल्लाया, चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं है, रॉकेट लॉन्चर तैयार करो, इस दरवाजे को उड़ा दो। 3 रॉकेट मिसाइल्स आग की लकीर बनाते हुए बंकर के गेट से टकराई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, विस्फोटों की आवाज रात के आसमान में गूंज उठी। चिंगलोंग गैंग के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, उड़ गया होगा। क्या प्रलय किला? हमारे बॉस लोंग के सामने सब कबाड़ है। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, सबकी मुस्कान जम गई। चांदी जैसे रंग का विशाल एलॉय गेट अब भी वहीं खड़ा था। उसकी सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। लोंग वू का चेहरा बदसूरत हो गया। फिर से हमला करो। तभी दीवार के ऊपर लगे मेटल पैनल्स धीरे धीरे खुलने लगे। कड़क कड़क कड़क, छिपे हुए कंपार्टमेंट से 12 6 बैरल गैटलिंग हेवी मशीन गन्स बाहर निकल आईं। उनके काले मुंह सीधे भीड़ बट गए। मॉनिटरिंग रूम में बैठा मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए शांत स्वर में बोला, एक बार चेतावनी दो। अगले ही पल बाहरी ब्रॉडकास्ट सिस्टम गूंज उठा, यह ब्लैकस्टोन बेस की निजी संपत्ति है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। निजी संपत्ति? लोंग वू हंस पड़ा। भाड़ में गई निजी संपत्ति, सब लोग हमला करो। मैंने अपना वाइन ग्लास मेज पर रखा। फायर। अगले ही सेकंड 12 गैटलिंग गन्स एक साथ गरज उठी। तड़ 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 तड़, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का तूफान पहाड़ी रास्ते पर टूट पड़ा। चिंगलोंग गैंग के लोग दर्जनों की संख्या में गिरने लगे। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा इलाका चीखों से भर गया। 200 से ज्यादा गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। बाकी बचे लोग डर के मारे पीछे भागने लगे। मैं मॉनिटरिंग रूम में बैठा रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रलय में कुछ लोग बचाए जाने के लायक नहीं होते। सीज फायर। मैंने फायर कंट्रोल बंद कर दिया। बाहर 500-600 लोगों की भीड़ अब आधे से भी कम रह गई थी। लोंग वू खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका पूरा शरीर रक्तिम शल्कों से ढका हुआ था। एस रैंक ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी लाइफ फोर्स और डिफेंस असाधारण थी। साधारण गोलियां उसे आसानी से नहीं मार सकती थीं। अर्थ टाइप अवेकनर्स, सुरंग खोदो, आज अंदर के लोगों को मारे बिना वापस नहीं जाएंगे। पंगोलिन टैटू वाले कई अवेकनर्स तुरंत जमीन खोदने लगे। मैंने स्क्रीन देकर ठंडी हंसी हंसी। मरने की जल्दी है इन्हें। मैं उठ खड़ा हुआ। शियाओदाओ, शिनई, बेस संभालो, मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूँ। भारी अलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर निकल आया। लोंग वू ठहाका मारकर हंसा। आखिर मौत स्वीकार करके बाहर आ ही गया। उसके इशारे पर 200 से ज्यादा बचे हुए गुंडे हथियार लेकर मेरी ओर टूट पड़े। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने धीरे धीरे अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। बाएं पैर पर बना दोंगहुआंग तई टोटम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसी गर्मी फैलने लगी मानो पूरी दुनिया पिघल जाएगी। सोलर ट्रू फायर। मैंने पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम, सुनहरी आग का समुद्र चारों ओर फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों गुंडे छूते ही हवा में उछल गए। जमीन काली पड़ गई। लोहे के हथियार पिघलकर तरल धातु बन गए। इतनी भयानक गर्मी थी कि कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ एक बार में 200 से ज्यादा लोग पूरी तरह टूट गए। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ लोंग वू अकेला खड़ा था। उसके घुटने कांप रहे थे। फिर वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। राक्षस, तू आखिर है क्या? मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका मानसिक संतुलन टूटा जा रहा था। असंभव, ये किसी एफ रैंक अवेकनर की ताकत नहीं हो सकती। असंभव। अचानक उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने अपनी जीभ काटी और खून की एक धार अपने ब्लड पाइथन टैटू पर उगल दी। अगले ही पल उसकी हड्डियां खींचने लगी। शरीर पर शल्क उगाए। उसका पूरा शरीर बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर से लंबा और पानी के टैंक जितना मोटा विशाल ब्लड पाइथन बन गया। एस रैंक
टोटम कंप्लीट अवेकनिंग। वह पागलों की तरह गरजा, मैं तुझे निगल जाऊंगा। विशाल अजगर ने मुंह खोला। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक आर तक निगल सकता था। वह सीधे मेरी ओर झपटा। उसके साथ आने वाली दुर्गंध भरी हवा से जमीन के पत्थर तक उड़ने लगे। मैं हंस पड़ा। सिर्फ बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, बैटल अगेंस्ट द हेवंस। मेरे दाएं पैर पर बना सन वुकोंग टोटम विस्फोट की तरह चमक उठा। आसमान तक पहुंचती युद्ध ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अगले ही पल मेरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। मेरी नसों में बहता रक्त गरजते हुए ड्रैगन जैसा महसूस हो रहा था। मेरे पीछे एक विशाल युद्ध अवतार प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पर्पल गोल्ड आर्मर थी और सिर पर फीनिक्स विंग क्राउन। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो पूरे आकाश को ढकने वाला काला धुआं बीच से चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय उसकी ओर दौड़ा। मेरा शरीर दो के गोले की तरह हवा में उछला। मैंने एक ही छलांग में उसके निचले जबड़े पर पैर रख दिया और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती पीछे झुका दिया। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर पागलों की तरह तड़पने लगा ताकि मुझे नीचे गिरा सके, लेकिन मैं उसके सिर पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हूँ। वह मुझे हिला तक नहीं पाया। गुस्से में ब्लड पाइथन ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। उसके रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ सब चकनाचूर हो गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और मेरे पीछे खड़े सन वुकोंग एवाटार ने भी वही किया। शून्य में सुनहरी युद्ध अग्नि से जल्दी हुई एक विशाल स्टाफ बनने लगी। उसके ऊपर बने प्राचीन सिंबल्स एक एक करके चमकने लगे। वह बिल्कुल रूई जिंगू बैंग जैसी दिख रही थी। मैंने उस स्टाफ की छाया को मजबूती से पकड़ लिया। उसी क्षण एक भयानक युद्ध ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। घुटनों पर गिर जा। मैंने स्टाफ को पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम! गोल्डन स्टाफ और ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ टकरा गए। हवा फट गई। शॉक वेव तूफान की तरह पूरे जंगल में फैल गई। वह पूंछ जो आर्मर्ड व्हीकल्स तक तोड़ सकती थी, मेरे एक बार में चकनाचूर हो गई। उसके शल्क फट गए और पूरी पूंछ पीछे उछल गई। पहली बार ब्लड पाइथन की आंखों में डर दिखाई दिया। असंभव! मैं एस रैंक ब्लड पाइथन हूँ। तुम मुझे दबा कैसे सकते हो? मैं उसके सिर पर खड़ा उसे नीचे देख रहा था, क्योंकि तुम्हारा तथाकथित एस रैंक फॉरबिडन टोटम्स के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग अवतार अचानक बढ़ने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। अंत में वह आसमान छूती हुई विशाल सुनहरी बैटल फॉर्म में बदल गया। उसके पैरों के नीचे काला धुआं था और सिर के ऊपर लाल चांद। उसके हाथ की गोल्डन स्टाफ किसी स्वर्गीय स्तंभ जैसी लग रही थी। अगले ही पल उसने ब्लड पाइथन की कमजोर जगह पर पूरी ताकत से वार कर दिया। बैटल हेवन स्मैश! धड़ाम! ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उछल गया हो। धरती फट गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसके शल्क एक एक करके फटने लगे। भयानक बैटल एनर्जी उसकी हड्डियों में दौड़ गई और उसके शरीर की सारी लाइफ फोर्स को चकनाचूर कर दिया। ब्लड पाइथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस वार की बची हुई शक्ति ने पूरे पहाड़ पर फैले काले धुएं को भी दूर उड़ा दिया। मैंने गोल्डन स्टाफ की छाया वापस समेट ली और आराम से जमीन पर उतर गया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग अवतार धीरे धीरे गायब हो गया। सिर्फ मेरे दाएं पैर का टोटम हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। एस रैंक अवेकनर लॉन्ग वू एक ही वार में मारा गया। मैंने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके ब्लड पाइथन का सिर काटा और उसके अंदर से गहरी लाल रोशनी छोड़ता हुआ बीस्ट कोर निकाल लिया। बुरा नहीं है, एस रैंक टोटम से बना कोर किसी काम का तो है। मैंने उसे अपने पॉकेट स्पेस में रख लिया और वापस बंकर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे पड़े घायल और बचे हुए गुंडों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी ओर नजर उठाकर देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद मैंने सैकड़ों बीस्ट कोर्स इकट्ठे किए। उनमें ज्यादातर लो लेवल कोर्स थे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा पॉकेट स्पेस में समाती गई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि स्पेस लगातार बड़ा हो रहा है। मेरे शरीर की ओरिजिन पावर भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे किसी और चीज से मिली। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन टोटम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी 9 स्टार चेन्स में से पहली चेन हल्की सी हिलने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और टोटम से आती जानकारी को महसूस किया। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन सिर्फ सप्रेशन टाइप टोटम नहीं था। इसकी असली ताकत डिवावर करने में थी। बीस्ट कोर्स को डिवावर करना, दुश्मनों के टोटम फ्रैगमेंट्स को डिवावर करना और हर उस एनर्जी को डिवावर करना जिसे शक्ति में बदला जा सके। फिर वही शक्ति मुझे वापस मिलती थी और मेरे शरीर, ओरिजिन पावर और पॉकेट स्पेस को मजबूत बनाती थी। इस एबिलिटी का नाम था कॉफिन डिवावर। लेकिन पहली चेन अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए मुझे और भी हाई लेवल बीस्ट कोर चाहिए था। कम से कम लेवल 5 बीस्ट कोर। लेवल 5 कोर। मैंने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। पिछले जन्म में रेड मून के आने के कुछ समय बाद ईस्ट सी में एक लेवल 5 सी बीस्ट दिखाई दिया था। वह लगभग पूरे जांगजो को नष्ट कर देता, लेकिन इस जन्म में उसका कोर मेरा होगा। मैं दोस्तों, इस मैनहवा के अभी तक इतने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसके आगे के पार्ट्स रिलीज होंगे, मैं उन्हें जल्दी ही इट्स युवा पर एक्सप्लेन